आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। बिहार में हर महीने की 10 तारीख तक मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। सीएम सम्राट चौधरी ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के खाते में पहुंचनी चाहिए। लोक सेवक आवास स्थित संकल्प में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि पेंशन भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली सेवाओं की तकनीकी निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। सीएम ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र जितना अच्छा होगा, बच्चों का विकास उतना ही बेहतर होगा। उन्होंने परवरिश योजना सहित अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं का दायरा बढ़ाने और अधिक पात्र लाभार्थियों को जोड़ने का निर्देश दिया। रिक्त पदों को भरने और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के माध्यम से सहयोग प्राप्त करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। बैठक में समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता और शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। बिहार में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी आंधी। बक्सर, गया समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जून की शुरुआत में बिहार के कई जिलों में आंधी तूफान और बारिश का असर देखने को मिलेगा। पटना, रोहतास, गया, नवादा, अरवल, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर और भोजपुर जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बीते 24 घंटों में सिवान, सारण, अरवल और औरंगाबाद में बारिश दर्ज की गई। सिवान के हुसैनगंज में 16 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम विभाग ने बताया कि 1 जून तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी। इसके बाद 2 से 7 जून तक तापमान स्थिर रहेगा। पटना का अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बिहार के सरकारी अस्पतालों से महंगी वैक्सीन और जीवन रक्षक दवा चोरी कर बांग्लादेश तक तस्करी। मास्टरमाइंड नीरज गिरफ्तार। पटना पुलिस ने सरकारी दवाओं की तस्करी करने वाले बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। गिरोह का मास्टरमाइंड नीरज कुमार वैशाली के हाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि नीरज पिछले 20 से 25 वर्षों से अवैध दवा कारोबार में सक्रिय था। जांच में सामने आया कि गिरोह बिहार के कई जिलों के सरकारी अस्पतालों से महंगी वैक्सीन और जीवन रक्षक दवाएं खरीदता था। इसमें अस्पताल कर्मियों और मेडिकल दलालों की मिलीभगत भी सामने आई है। दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार और गया से दवाएं जुटाकर इन्हें त्रिपुरा भेजा जाता था। वहां दवाओं के रैपर बदलकर नए रैपर लगाए जाते थे और फिर इन्हें बांग्लादेश में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। पुलिस ने अब तक इस नेटवर्क से जुड़े दर्जन भर कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। 15 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई में 3 लाख से अधिक नशीले इंजेक्शन, 80,000 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप और अन्य प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई हैं। जब्त दवाओं की कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। एक अणे मार्ग छोटा पड़ गया। सीएम सम्राट चौधरी पर आरजेडी की तीखी टिप्पणी। राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बंगला विवाद को लेकर तीखा हमला बोला। पटना में प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामाजिक जीवन में मर्यादा की बात करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोकतांत्रिक मर्यादा को तिलांजलि दे दी है। सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी को एक अणे मार्ग छोटा लगा, जबकि इसमें कई पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री का आवास भी अपने बंगले में मिला लिया है, जिससे यह परिसर 15 एकड़ से भी बड़ा हो गया है। सिद्दीकी ने कहा कि सत्ता बपौती नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार की गलतियों को उजागर करना है, लेकिन मौजूदा सरकार विपक्ष को टारगेट कर रही है और जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। उन्होंने बिहार की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य कर्ज में डूबा है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पटना में आज से फिर गरजेगा बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने के लिए बनी 9 टीमें। राजधानी पटना में सड़क और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने 1 जून से 30 जून तक विशेष अभियान शुरू किया है।
जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर 9 टीमें बनाई गई हैं। यह अभियान पटना नगर निगम के 6 अंचलों नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, अजीमाबाद और पटना सिटी के अलावा नगर परिषद खगौल, फुलवारी शरीफ और दानापुर निजामत क्षेत्र में भी चलेगा। अभियान में प्रशासन, नगर निगम, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, स्वास्थ्य, अग्निशमन, बिजली, दूरसंचार और पथ निर्माण विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। जिलाधिकारी स्वयं प्रतिदिन अभियान की समीक्षा करेंगे। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जहां अतिक्रमण हटाया जाएगा, वहां दोबारा कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति पुनः अतिक्रमण करता पाया गया तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अभियान का उद्देश्य सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कर सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है। जिद या अनलकी बंगला, राबड़ी देवी क्यों खाली नहीं कर रही? आवास पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली कराने का मामला अब बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को भवन निर्माण विभाग ने तीसरी बार नोटिस भेजा है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में बंगला खाली नहीं करेंगी। राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार चाहे जितना भी पुलिस बल तैनात कर ले, वह यह आवास नहीं छोड़ेंगी। नोटिस मिलने के बाद प्रशासनिक टीम उनके आवास पर पहुंची और 15 दिन की मोहलत दी। राबड़ी देवी 2006 से इस बंगले में रह रही हैं। वर्तमान में उन्हें 39 हार्डिंग रोड स्थित नया आवास आवंटित किया गया है, लेकिन वह वहां जाने से कतरा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नया बंगला अनलकी माना जाता है। कहा जाता है कि इस बंगले में रहने वाले नेताओं का राजनीतिक सफर ढलान पर चला जाता है और वे दोबारा कैबिनेट में जगह नहीं बना पाते। इसी अंधविश्वास और राजनीतिक प्रतीकवाद के कारण राबड़ी देवी पुराने बंगले को छोड़ने से इनकार कर रही हैं। सीमांचल एक्सप्रेस में सीट विवाद, पेंट्री कार कर्मचारियों ने अधिवक्ता और पत्नी को पीटा। 6 गिरफ्तार। आनंद विहार से जोगबनी के बीच चलने वाली सीमांचल एक्सप्रेस में सीट को लेकर शुरू हुआ विवाद फारबिसगंज पहुंचते पहुंचते बड़े बवाल में बदल गया। जनरल बोगी में कब्जा जमाकर यात्रियों से पैसे लेकर सीट देने के आरोप पर अधिवक्ता अब्बू शमा और उनकी पत्नी नुसरत प्रवीण से पेंट्री कार कर्मचारियों की कहासुनी हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि कर्मचारियों ने अधिवक्ता को पीटकर उनका सिर फोड़ दिया और पत्नी की सोने की चेन छीन ली। फारबिसगंज स्टेशन पर उन्हें रिसीव करने आए भाइयों को भी ट्रेन में खींचकर मारपीट की गई। घटना से नाराज यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ट्रेन करीब 45 मिनट तक रुकी रही। मौके पर पहुंचे डीएसपी राजकिशोर प्रसाद और आरपीएफ जीआरपी की टीम ने हालात नियंत्रित किए। 6 पेंट्री कार कर्मचारी, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। भागलपुर में सीएम सम्राट चौधरी का सख्त संदेश, अपराधियों के लिए 2 ही जगह, जेल या गंगा घाट। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार भागलपुर पहुंचे सम्राट चौधरी ने अपराधियों को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अपराधियों की कोई जाति या धर्म नहीं होती। ऐसे लोगों के लिए 2 ही जगह हैं, या तो जेल, नहीं तो भागलपुर गंगा घाट पर अंतिम विदाई। उन्होंने हाल में अपराधियों को पैर में गोली मारने की घटनाओं पर कहा कि उन्हें लंगड़ा इसलिए किया जा रहा है ताकि वे याद रखें। नाथनगर के पूरणमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र में दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपराध को जड़ से समाप्त करना सरकार का लक्ष्य है। सीएम ने विक्रमशिला सेतु पर बन रहे बेली ब्रिज और 4 लेन पुल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना विकसित भारत बनाने का है और यह तभी संभव होगा जब बिहार समृद्ध बने। उन्होंने 2029 से 30 के चुनाव में 70% वोट पाने का लक्ष्य भी रखा। भागलपुर में उमस भरी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, डिहाइड्रेशन से बचने की सलाह। भारत मौसम विज्ञान विभाग भागलपुर केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटे मौसम शुष्क रहेगा। आसमान में हल्के बादल रह सकते हैं, लेकिन बीच बीच में तेज धूप निकलने से उमस और बढ़ेगी। रविवार को अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री और न्यूनतम 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में आर्द्रता 70% रही और औसत पवन गति मात्र 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कम हवा और अधिक नमी के कारण चिपचिपी गर्मी सुबह शाम भी महसूस हो रही है।
डॉक्टर अर्जुन प्रसाद ने बताया कि उमस भरी गर्मी में डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। इसके लक्षणों में अत्यधिक प्यास, मुंह और होंठों का सूखना, पेशाब का कम होना, चक्कर आना, कमजोरी और बेहोशी शामिल है। बचाव के लिए दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीने, नारियल पानी और नींबू पानी का सेवन करने, सुबह 11 से दोपहर 4 बजे तक धूप से बचने और हल्के सूती कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। तरबूज, खीरा और कच्चे आम का शरबत भी शरीर को ठंडक और ऊर्जा देता है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर दिन दहाड़े महिला यात्री से 2.5 लाख की चेन झपटी। सुरक्षा पर सवाल। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रविवार को हुई चेन स्नैचिंग की घटना ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर खड़ी दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन के एसी कोच में अचानक 8 से 10 युवक घुस आए और भीड़ का फायदा उठाकर खबड़ा निवासी सेवानिवृत्त शिक्षिका गीता कुमारी के गले से 2.5 लाख रुपये मूल्य की सोने की चेन झपट ली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी एक एक कर ट्रेन से उतरकर स्टेशन परिसर से फरार हो गए। यात्रियों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक बदमाश गायब हो चुके थे। पीड़ित परिवार ने रेलवे हेल्पलाइन 139 पर शिकायत दर्ज कराई। छपरा में ट्रेन एस्कॉर्ट पार्टी ने पीड़िता से संपर्क कर प्राथमिकी दर्ज कराई। पिछले कुछ महीनों से मुजफ्फरपुर जंक्शन और आसपास के रेलखंडों में चोरी, मोबाइल छिनतई और सामान चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यात्रियों का आरोप है कि संगठित गिरोह सक्रिय हैं और भीड़-भाड़ का फायदा उठाकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक ही गांव की 5 बेटियों ने रचा इतिहास। बिहार पुलिस में मिली नौकरी। गया जिले के बोधगया प्रखंड के बंगाल बीघा गांव की 5 बेटियों ने बिहार पुलिस में चयनित होकर पूरे इलाके का मान बढ़ा दिया है। ग्रामीण परिवेश और सीमित संसाधनों के बावजूद इन युवतियों ने कठिन परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति से सफलता हासिल की। चयनित अभ्यर्थियों में रामजी यादव की पुत्रियां प्रीति और रीति कुमारी, राम लखन यादव की पुत्री रुद्धा कुमारी, किसान विजय यादव की पुत्री सोनम कुमारी और सिकंदर यादव की पुत्रवधू सिंकू देवी शामिल हैं। परिवार और समाज के सहयोग से इन बेटियों ने पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जारी रखी। ग्रामीणों का कहना है कि इनकी सफलता ने साबित कर दिया है कि प्रतिभा और मेहनत किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं होती। यह उपलब्धि क्षेत्र की अन्य युवतियों के लिए प्रेरणा बनेगी और उन्हें अपने सपनों को साकार करने का हौसला देगी। आईपीएल बेटिंग, दुबई कनेक्शन और 8 करोड़ का लेन देन। बिहार में साइबर ठगी का बड़ा गिरोह पकड़ा गया। भोजपुर जिले की साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पटना जिले के दानापुर स्थित आरकेपुरम इलाके में छापेमारी कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पिछले 6 महीने से किराए के फ्लैट में रहकर नेटवर्क चला रहे थे। छापेमारी में 46 मोबाइल फोन, 7 लैपटॉप, 32 सिम कार्ड, 52 डेबिट क्रेडिट कार्ड, 19 बैंक पासबुक, 1 स्कैनर और कई पहचान पत्र बरामद किए गए। जांच में पता चला कि बिहार ग्रामीण बैंक के 3 खातों में 6 महीने में करीब 7.85 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। पुलिस का मानना है कि यह रकम साइबर ठगी और ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क से जुटाई गई थी। गिरोह का सीधा संबंध दुबई से जुड़ा हुआ है। आरोपी महादेव ऐप की तर्ज पर लॉर्ड्स बुक नामक प्लेटफॉर्म चला रहे थे, जिसके जरिए क्रिकेट, फुटबॉल और कैसीनो जैसे खेलों पर बेटिंग कराई जाती थी। आईपीएल के दौरान भी बड़े स्तर पर सट्टेबाजी कराई गई थी। दरभंगा में दूध से बदली तकदीर। महिलाओं ने डेयरी से लिखी सफलता की कहानी। दरभंगा जिले में लगभग 50,000 पशुपालक सुधा डेयरी से जुड़े हैं, जिनमें 15,000 महिलाएं शामिल हैं। इस दुग्ध सहकारिता ने हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत की है और महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह दिखाई है। जाली प्रखंड की मधुबाला गर्ग पति के निधन के बाद भी समिति का संचालन कर रही हैं। उनकी समिति से प्रतिदिन 60 से 70 लीटर दूध डेयरी को भेजा जाता है, जो सीजन में 150 लीटर तक पहुंच जाता है। इससे उन्हें औसतन 5,000 रुपए मासिक आय होती है। लक्ष्मीपुर गांव की पूनम देवी ने एक गाय से शुरुआत की थी। आज उनकी समिति से 50 से 60 लीटर दूध रोजाना डेयरी को जाता है और सीजन में यह 100 लीटर से अधिक हो जाता है। उनके पास 3 दुधारू मवेशी हैं, जिनसे अतिरिक्त आय होती है। इस आय से उन्होंने बच्चों की पढ़ाई जारी रखी। बड़ा बेटा इंटरमीडिएट में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ है और छोटा बेटा 10वीं में पढ़ रहा है।
यह कहानी बताती है कि दुग्ध सहकारिता ने महिलाओं को आर्थिक मजबूती और परिवार को बेहतर भविष्य दिया है। 42 करोड़ की संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड। लालू राबड़ी के करीबी गंगदयाल यादव पर ईडी की जांच। गोपालगंज पुलिस ने कुख्यात भूमाफिया गंगदयाल यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जांच में उसके और परिवार के नाम पर 42 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। पुलिस का कहना है कि इन संपत्तियों का कोई वैध स्रोत नहीं मिला है, जिससे इनके अवैध कमाई से अर्जित होने की आशंका है। रिपोर्ट आर्थिक अपराध इकाई और प्रवर्तन निदेशालय को भेजी गई है। अब ईडी और ईओयू आगे की जांच करेंगे। गंगदयाल यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास, रंगदारी, धोखाधड़ी, जालसाजी और सरकारी कार्य में बाधा जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस का मानना है कि उसकी संपत्तियां अपराध से अर्जित धन से बनाई गई हो सकती हैं। पुलिस ने साफ किया है कि भूमाफिया और संगठित अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। यह कार्रवाई बिहार में मनी लॉन्ड्रिंग जांच का बड़ा हिस्सा है। जमुई में विवाहिता का अपहरण। गांव के ही 10 लोगों पर केस दर्ज। सिमुलतला थाना क्षेत्र से दवा लेने बाजार जा रही एक विवाहिता का दिनदहाड़े अपहरण कर लिया गया। पीड़िता की मां के आवेदन पर पुलिस ने 10 लोगों को नामजद कर केस दर्ज किया है। घटना सोमवार सुबह करीब 10 बजे की है। आरोप है कि गांव के ही गोपाल यादव के पुत्र अंग्रेज कुमार ने विवाहिता का अपहरण किया। जब मां आरोपी के घर पूछताछ करने गई तो वहां मौजूद लोगों ने गालियां दी, मारपीट की और धमकी देकर भगा दिया। पीड़िता की शादी कुछ समय पूर्व ही हुई थी और वह मायके आई हुई थी। परिवार ने पहले अपने स्तर पर खोजबीन की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो 4 दिन बाद थाने में आवेदन दिया। पुलिस ने अंग्रेज कुमार सहित गोपाल यादव, बिजली देवी, चंद्रशेखर यादव, अनिल यादव, शंकर यादव, गुड्डू कुमार, बुधनी देवी, पूजा कुमारी और संजू कुमारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है। अब सिर्फ आधार कार्ड से नहीं मिलेगी नेपाल में एंट्री। बालिन सरकार ने बदला नियम। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नई सख्ती लागू की गई है। अब केवल आधार कार्ड दिखाने से प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सीमा पार करने के लिए वोटर आईडी, पासपोर्ट या अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। गलगलिया बॉर्डर पर तैनात सशस्त्र सीमा बल को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि बिना वैध पहचान पत्र वाले लोगों को प्रवेश न दिया जाए। हाल के दिनों में संदिग्ध गतिविधियों और अवैध आवागमन को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि नेपाल जाने या लौटने के दौरान अपने साथ वैध पहचान पत्र रखें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। व्यापारियों, पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को इस नई व्यवस्था की जानकारी दी जा रही है। बिहारीगंज बीरपुर रेल लाइन। कोसी सीमांचल के 4 करोड़ लोगों की जीवन रेखा पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहारीगंज बीरपुर नई रेल लाइन परियोजना कोसी सीमांचल क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए उन्होंने पहली बार 1991 में आवाज उठाई थी और अब 35 साल बाद यह सपना साकार होने जा रहा है। रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 29 नई रेल लाइन परियोजनाओं में यह 92 किलोमीटर लंबी लाइन भी शामिल है। यह लाइन बनमनखी, मुरलीगंज, त्रिवेणीगंज, जदिया, छातापुर होते हुए भीमनगर बीरपुर तक जाएगी। सांसद ने कहा कि यह रेल लाइन कोसी सीमांचल के 4 करोड़ लोगों के लिए जीवन रेखा साबित होगी। इससे व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों के सहयोग और लंबे संघर्ष का परिणाम अब सामने आ रहा है और वह इसे धरातल पर उतारने तक लड़ाई जारी रखेंगे। हाट बाजरे एक्सप्रेस सुपौल से चलाने की मांग। युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। सुपौल रेलवे स्टेशन पर युवा कांग्रेस के बिहार प्रदेश सचिव लक्ष्मण कुमार झा के नेतृत्व में समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने रेलवे प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 2 सूत्री मांगे रखीं। पहली मांग, हाट बाजरे एक्सप्रेस का परिचालन सहरसा के बजाय सुपौल स्टेशन से शुरू किया जाए। इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी क्योंकि वर्तमान में उन्हें अतिरिक्त कैरेज भाड़ा देना पड़ता है। दूसरी मांग, सहरसा जोगबनी एक्सप्रेस का ठहराव गढ़ बरुआरी स्टेशन पर दिया जाए। इससे मरीजों और पटना जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सुपौल जिले के लोगों को वर्षों से समुचित रेल सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यदि इन मांगों पर कार्रवाई होती है तो व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों को भी राहत मिलेगी। सहरसा में गाड़ी विवाद से हिंसा। पत्थर और गिट्टी से दहलान चौक दहला। सदर थाना क्षेत्र के दहलान चौक पर रविवार शाम वाहन लगाने को लेकर शुरू हुआ। विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। सोनू मोनू सिंघाड़ा दुकान के पास वाहन खड़ा करने को लेकर हुई कहासुनी ने देखते ही देखते बड़ा रूप ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद बढ़ने पर एक पक्ष ने अपने साथियों को बुला लिया और दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई। दुकानदार भी एकजुट हो गए और हंगामा बढ़ता चला गया। इस दौरान पत्थर और गिट्टी चलने लगे, जिससे बाजार क्षेत्र में भगदड़ मच गई। लोग अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस ने घटनास्थल से एक वाहन बरामद कर जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष अजय पासवान ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सीतामढ़ी के कन्हौली में दिन दहाड़े 2.70 लाख की लूट। पुलिस गश्ती पर उठे सवाल। कन्हौली थाना क्षेत्र में सोमवार शाम बाइक सवार 3 हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक से पिस्टल के बल पर 2.70 लाख रुपये नकद और मोबाइल फोन लूट लिया। सोनबरसा निवासी सोनू कुमार अपनी मां और भांजी के साथ बहन के घर से लौट रहा था। अररिया और फरचहिया के बीच सुनसान सड़क पर बदमाशों ने उसे घेर लिया और सीने पर पिस्टल तानकर लूटपाट की। वारदात के बाद अपराधी जयनगर की ओर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही कन्हौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। घटना के बाद परिहार की विधायक गायत्री देवी और पूर्व विधायक रामनरेश यादव मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। स्थानीय लोगों ने पुलिस गश्ती व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि नियमित गश्ती होती तो ऐसी वारदात रोकी जा सकती थी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। समस्तीपुर की 16,000 महिलाओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत समस्तीपुर जिले के शहरी क्षेत्र की 16,000 महिलाओं को पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि जल्द ही मिलेगी। विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और इसी माह विशेष कार्यक्रम आयोजित कर राशि लाभुकों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। करीब 50,000 महिलाओं ने आवेदन किया था, जिनमें से 16,000 के आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है। शेष आवेदनों का सत्यापन जारी है। योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त में 10,000 रुपए दिए जाते हैं। सफल व्यवसाय पर आगे की किस्तों में क्रमशः 20,000, 40,000, 80,000 और 60,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। जीविका द्वारा किए गए सर्वेक्षण में सामने आया है कि अधिकांश महिलाएं पशुपालन को स्वरोजगार का प्रमुख माध्यम बना रही हैं। गाय, बकरी और मुर्गी पालन के जरिए महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। यह योजना महिलाओं को छोटे व्यवसायों और पशुपालन में आगे बढ़ने का अवसर